हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेशन और ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी की। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, कैपेसिटेशन क्या है? कुछ सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं स्पर्म के अंदर जब ये एंटर कर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इन चेंजेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। जब तक एक स्पर्म में ये कैपेसिटेशन चेंजेस नहीं होंगे तब तक कोई भी स्पर्म फर्टाइल नहीं होगा। मतलब अगर हम इन विट्रो कंडीशंस में एक एग और एक स्पर्म को फ्यूज कराने की कोशिश करें तो ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस स्पर्म ने कैपेसिटेशन प्रोसेस के थ्रू पास ऑन नहीं किया है। तो क्या होते हैं ये मॉलिक्यूलर चेंजेस, आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चेंज है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी का चेंज होना। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल और इस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है एल्बुमिन प्रोटीन। ये एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब तक ये कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं होगा तब तक स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडी नहीं होगी, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी सी कम होगी। जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव किए जाते हैं। ये खास प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स स्पर्म के एग रिकॉग्निशन में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। मतलब एक स्पर्म तब तक एक एग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा जब तक इस स्पर्म की मेम्ब्रेन से ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव नहीं किया जाएगा, और ये रिमूवल भी होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तीसरा है स्पर्म का मेम्ब्रेन पोटेंशियल का चेंज करना। स्पर्म का ओवरऑल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है बिकॉज कुछ पोटेशियम आयंस स्पर्म से बाहर निकल जाते हैं। जब पोटेशियम आयंस स्पर्म के अंदर से बाहर की साइड जाएंगे तो कुछ कैल्शियम आयंस अंदर रिलीज होते हैं ताकि चार्ज थोड़ा सा बैलेंस हो सके, और कैल्शियम आयंस बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करते हैं और CAMP प्रोड्यूस करवाते हैं। ये CAMP के प्रोडक्शन के बाद इस स्पर्म की मेम्ब्रेन का एग की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन इजी हो जाता है। अगर ये CAMP प्रोड्यूस नहीं होगा तो दोनों की मेम्ब्रेन्स फ्यूज नहीं होंगी, और अगर मेम्ब्रेन फ्यूज नहीं होंगी तो ऑब्वियसली जाइगोट नहीं बनेगा। फोर्थ चेंज है कुछ प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन जो होता है ड्यूरिंग कैपेसिटेशन इन स्पर्म्स। अगर इस फिगर के माध्यम से समझें तो बाइकार्बोनेट आयन कैल्शियम आयंस के साथ फ्यूज करके एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ये एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम AMP को कन्वर्ट कर रहा है CAMP में। CAMP एक्टिवेट कर रहा है प्रोटीन काइनेज C को, और प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट कर रहा है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। साथ साथ इसमें कुछ पोटेशियम आयंस हैं ड्यूरिंग कैपेसिटेशन जो अंदर से बाहर की तरफ मूव आउट कर रहे हैं। दोस्तों, कैपेसिटेशन के बाद अगला स्टेप आता है दोनों गैमेट्स का फ्यूज होना। फ्यूज होने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनका रोल मेजर होता है। C अर्जिन के केस में एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है फ्यूजोजेनिक प्रोटीन जो इस फ्यूजन को कॉज करवाता है। C अर्जिन के स्पर्म में जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है उसके पास एक लॉन्ग स्ट्रेच होता है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का, और ये हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही फ्यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बाइंडिंग प्रोटीन मेजर रोल प्ले करता है एज फ्यूजोजेनिक प्रोटीन, और कुछ फॉस्फोलिपिड वेसिकल्स को फ्यूज करवा देता है। दोस्तों, अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक होते हैं और एक्सटीरियर सरफेस पर इनके होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो इन हाइड्रोफोबिक लेयर को, जो लिपिड की लेयर होती है, जो हाइड्रोफोबिक लेयर होती है, इसको क्रॉस करने के लिए हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का होना बहुत जरूरी है, और ये हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स मिलते हैं बाइंडिंग प्रोटीन पर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। मैमल्स के केस में यही काम करता है फर्टिलिन प्रोटीन। ये फर्टिलिन प्रोटीन स्पर्म की मेम्ब्रेन और एग की मेम्ब्रेन को फ्यूज करवाता है। ये फर्टिलिन प्रोटीन बाइंड करता है
एग मेम्ब्रेन के इंटीग्रिन प्रोटीन के साथ 6 बीटा 1 इंटीग्रिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है फर्टिलिन और दोनों ही मेम्ब्रेन्स को फ्यूज करवाता है। इस फर्टिलिन प्रोटीन के पास भी कुछ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है ताकि ये दोनों मेम्ब्रेन्स में पेयर्स कर सके। दोस्तों, गैमेटिक फ्यूजन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ऐसा ना हो कि एक एग के साथ एक से ज्यादा स्पर्म बाइंड कर जाए। ऑब्वियसली एक मेल एक टाइम पर बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज करता है, लेकिन एक एग से एक ही स्पर्म का बाइंड होना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा दूसरा स्पर्म इस एग के साथ बाइंड कर गया तो फिर पूरा जीनोमिक कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। एक एग के पास एक हैप्लॉइड सेट है, पहले स्पर्म के पास पहला हैप्लॉइड सेट है और दूसरे स्पर्म के पास एक और हैप्लॉइड सेट है। जब ये तीनों हैप्लॉइड सेट्स फ्यूज करेंगे तो टोटल जीनोमिक कंटेंट नॉर्मल जीनोमिक कंटेंट से बिल्कुल अलग होगा। तो ऑब्वियसली जो सेल बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक बार एक एग एक ही स्पर्म से फ्यूज करे और दूसरा स्पर्म फ्यूज ना कर पाए, इसके लिए आता है ब्लॉक। देयर आर 2 स्टेप्स इन ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फर्स्ट इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड सेकंड इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब फास्ट और स्लो नाम से ही क्लियर है। फास्ट ब्लॉक बहुत जल्दी होगा, मतलब एक स्पर्म जैसे ही एक एग के साथ कांटेक्ट में आएगा विद इन 3 सेकेंड्स स्टार्ट हो जाएगा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और ये फास्ट ब्लॉक चलेगा लगभग 60 से 70 सेकेंड्स तक। विद इन दैट टाइम फ्रेम कुछ और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जिसके बाद कोई भी दूसरा स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज कर ही नहीं पाएगा। तो फास्ट ब्लॉक में मेनली क्या होता है, जैसे ही एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज करता है, नॉर्मली एक एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। मतलब अगर आप एक एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रोड डालेंगे और बाहर एनवायरनमेंट में दूसरा इलेक्ट्रोड डालेंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक मीटर से कनेक्ट करेंगे तो आपको मीटर में रीडिंग दिखेगी -70 मिलीवोल्ट। देयर इज अ डिफरेंस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 2 डिफरेंट रीजन्स। लेकिन जैसे ही ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज करेगा तो यहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा। ये चेंज इसलिए होगा क्योंकि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स ओपन हो जाएंगे जिसकी हेल्प से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सोडियम आयंस एनवायरनमेंट से एग के अंदर मूव करेंगे। अब ऑब्वियसली सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जब वो बाहर से अंदर जाएगा तो अंदर के नेगेटिव पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा। यहां ये पोटेंशियल पहुंचेगा -70 मिलीवोल्ट से +20 मिलीवोल्ट तक और कोई भी स्पर्म -70 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ एग मेम्ब्रेन से फ्यूज कर सकता है, लेकिन +20 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं कर सकता। दैट मीन्स विद इन 3 सेकेंड्स जैसे ही एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से +20 पहुंचा, अब दूसरा स्पर्म इस एग में एंट्री नहीं ले सकता। लेकिन सवाल ये आता है कि ये फास्ट ब्लॉक केवल 60 to 70 सेकेंड्स के लिए ही रहता है, उसके बाद वापस इस एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से नेगेटिव होगा तो स्पर्म्स तो अभी कहीं गए नहीं है, वो बैठे हैं वहीं पे चारों तरफ, वो फिर से अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दूसरा स्टेप आता है दैट इज स्लो ब्लॉक। इस स्लो ब्लॉक में क्या होता है, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शंस होते हैं। एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और जैसे ही ये फास्ट ब्लॉक शुरू होता है उसके साथ साथ स्लो ब्लॉक अपना काम करना शुरू करता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज करते हैं एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब जब आपको एग का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है वाइडनिंग एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे तो अपने अंदर के प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, एक्सोसाइटोसिस होगा और ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटनिंग एनवेलप के बीच में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाइटनिंग एनवेलप और एग मेम्ब्रेन के बीच में अच्छा सा गैप बन जाएगा। इस गैप की वजह से जो दूसरे स्पर्म्स हैं वो एग की मेम्ब्रेन में एंट्री नहीं ले पाएंगे। अब इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज ऑब्वियसली किसी प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। ये प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो वाइटनिंग एनवेलप को एग मेम्ब्रेन के साथ जोड़ कर रखते हैं।
जब ये प्रोटीन्स डिग्रेड होंगे तो वाइटेनिन एनवेलप मेम्ब्रेन से अपने आप ही दूरी बना लेगी। पहला स्टेप प्रोटीएज जो वाइटेनिन एनवेलप को एग मेम्ब्रेन से दूर कर देंगे। दूसरा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज होते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एक ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से इस स्पेस के बीच में कुछ वाटर का इंफ्लक्स हो जाता है। अगेन, जब वाटर इंफ्लक्स हो जाएगा तो दूसरे स्पर्म एंटर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, यहाँ पर प्रोटीन रिलीज होता है पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप को हार्ड कर देता है, स्टिफ कर देता है, और इस हार्डनिंग की वजह से कोई भी स्पर्म इस फर्टिलाइजेशन एनवेलप को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और ये हार्डनिंग होती है बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज, टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज। एक और प्रोटीन रिलीज होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो होता है हाइलिन प्रोटीन, और ये हाइलिन प्रोटीन एग के चारों तरफ एक कोटिंग कर देता है। मैमल्स के केस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजेशन एनवेलप को नहीं बनाते हैं, हालांकि इनका काम सेम होता है। कुछ एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से वो जोना पेलुसिडा लेयर को मॉडिफाई कर देते हैं, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से जोना पेलुसिडा अब स्पर्म के साथ बाइंड नहीं कर सकती। एक मेजर चेंज आता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज। ये एंजाइम ग्लूकोसामिनिडेज डिग्रेड करता है, हाइड्रोलाइज करता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यूज को। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं एग के मेम्ब्रेन पे, और इन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यूज से स्पर्म बाइंड करता है। तो जब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यूज प्रेजेंट होंगे ही नहीं तो स्पर्म बाइंड कहां करेगा? तो इस तरीके से यहां पर सेकेंड स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक किया जाता है। इसी तरीके से कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिनको डिग्रेड कर देते हैं, क्लिप ऑफ कर देते हैं ये एंजाइम्स जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से सेक्रीट होते हैं, और डेफिनेटली अब जोना पेलुसिडा किसी भी स्पर्म के साथ बाइंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स एक बार एक स्पर्म एक एग के साथ बाइंड कर गया, उसके बाद इतने सारे चेंजेस आ गए कि अब दूसरे स्पर्म के बाइंड करने के लिए कहीं कोई स्पेस बचा ही नहीं। इस तरीके से होता है पॉलीस्पर्मी का ब्लॉक। दोस्तों, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन होती है जिसके बारे में हमने अभी बात करी, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन बाहर से एग के सेल में इन्फ्लक्स नहीं होता, ये कैल्शियम आयन सेल के अंदर प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। तो इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में डिटेल में। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।